कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी राहुला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि हम कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का हमारा पहला अध्याय चल रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से हम इसको चला रहे हैं और अब ये पूरा होने की कगार पे है। तो कल हमने पढ़े थे चोल प्रशासन, गुर्जर प्रतिहार और चोल वंश के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको पढ़ते हैं चोल वंश का प्रशासन कैसा था। हमने पढ़ा था ना, चोल में विजाल्य, राजेंद्र, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम है, ये सारे शासक पढ़े थे हमने, राजराजेश्वर। अब हम बात करते हैं चोल प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। जैसे मौर्यों की प्रशासन, गुप्त की प्रशासन व्यवस्था पढ़ी थी ना, सेम उसी प्रकार हम चोलों की प्रशासन व्यवस्था है थोड़ी सी, वो पढ़ेंगे। तो सारे विद्यार्थी चोल प्रशासन टॉपिक निकाल कर अपनी किताब लेके बैठ जाइए। आज आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा, आज आपको सीधा मिलेगा, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था है थोड़ी सी, इस हिसाब से थोड़ा सा आगे का जो मैटर है ना आपको सीधा मिलेगा। तो चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। आज जो हमारी ग्राम पंचायत है ना, उस प्रणाली पर। तो आज पूछे ना कि आज की जो ग्राम पंचायत प्रणाली है किस पे आधारित है, चोल प्रशासन पर है, ध्यान रखना। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 6, जिनको मंडलम कहा जाता था। जो प्रांत बंटे थे ना, मंडलम, जैसे आज जो हमारे प्रांत बंटे हैं राज्यों में, वैसे मंडलम। मंडलम के उप विभाग कोट्टम और कोट्टम के उप विभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। ध्यान रखना, अब की बार जो बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें चोल वंश से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। याद कर लेना बढ़िया तरीके से, चाहे चोल प्रशासन पूछ ले, चाहे चोल वंश के शासकों के बारे में पूछ ले। अभिलेखों में नाडु की सभा को, जो अभिलेखों में जो नाडु की सभा है ना, उसको नाटर और नगर की श्रेणियों को नगर तार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडल को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। यानी सबसे सर्वोपरि ताकतवर कौन था? राजा था। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता था ना। 6वां भाग का मतलब होता है 100 में से लगभग 17-18 रुपये किसको देने पड़ते थे? सरकार को। यानी 1/6 हो गया 100 का, 1/6 कर रख के देखना। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जाता था। लगान या तो अनाज दिया जाता था या सोने की मुद्रा चलती थी पहले। सोने की मुद्रा, आज तो हम सोने के लिए तरस रहे हैं ना, पहले सोने की मुद्रा चलती थी। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। ये बहुत है, छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि कासू सिक्का किस राज्य में प्रचलित था? चोल राज्य में या किस वंश में? यह प्रश्न आएगा। चोल राज्य में प्रचलित सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? कासू, जो 16 अंश का होता था। जैसे आज हम कहते हैं ना कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं, उस प्रकार जो सिक्का होता था वो 16 अंश का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूती जहाजी बेड़ा भी था। जहाजी बेड़ा मतलब जल सेना भी थी। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। चोल कला देखो कैसी थी। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। जो पल्लव वंश है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वर्गाकार तो इनके विमान थे, ऊपर वाला। गोपुरम कलापूर्ण मंडप थे। ये जो मंडप होते हैं उसके बाद में, जैसे आज मंदिर बने हुए ना, उस कला से युक्त थे। वृहत सदन सजावट के लिए प्रारंभिक सिंह यानी चाली, ब्रैकेट, संयुक्त स्तंभों आदि का होना था, स्तंभ लगे होते हैं। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। दक्षिण भारत में जो नहर है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी? चोल वंश के शासकों ने की थी। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। ये तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। चोल युग की नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति, जो आपकी किताब में चित्र बना हुआ है ना, नटराज यानी शिव का नटराज रूप के रूप में कांस्य की बनी हुई मूर्ति, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हो। गोपुरम शैली का मतलब जैसे ये इस प्रकार हो गया, फिर 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 इस प्रकार, ये शैली थी। समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ मैंने बहुत बार आपको बता दिया। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी, नहीं, जो संपत्ति होती थी ना, उसका भी हक स्त्रियों को था। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। दास रखते थे और दासियां भी रखते थे, ठीक है। ये हो गया चोल वंश। तो यहाँ से आने की क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, चांस पूरे अब की बार बोर्ड में। अगला वंश आता है पल्लव वंश। कौन सा? पल्लव, दक्षिण भारत के हैं। इस वंश के शासक
अकार्ट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली और तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा पल्लवों में सिंह विष्णु। यानी आपसे पूछे पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे, सिंह विष्णु। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम देखें, महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, वर्मा, वर्मा जिसके लगेगा ना, वर्मन या वर्मा, वो सारे के शासक कौन होंगे, पल्लवों के। लगभग 600 से 625 ईस्वी नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा प्रथम, वर्मन भी आ जाएगा और वर्मा एक ही बात है। परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा, नंदी वर्मा द्वितीय और अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा था। देखो, महेंद्र वर्मा प्रथम जो शासक आया था, इसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में पुलकेशिन राजा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। महेंद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा, जिसको महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। देखो, पहले पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, महेंद्र वर्मन को। अब महेंद्र वर्मन का पुत्र शासक बना कौन, नरसिंह वर्मा। इसने क्या है, पुलकेशिन द्वितीय को 642 में हरा दिया। उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 में इस हार का फिर बदला ले लिया। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे, कभी कोई जीत जाता, कोई हार जाता। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ इधर चालुक्य राजा भी बदल गया, विक्रमादित्य आ गया प्रथम, और इधर पल्लव राजा भी बदल गया। कौन आ गया, परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। कांची तमिलनाडु के अंदर है। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम व महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। अब ये रथ मंदिरों का मतलब क्या होता है, इतने बड़े बड़े पत्थरों के रथ बना दिए, मूर्तियां बना दी, यानी पूरा रथ और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति होती थी या शिव की मूर्ति होती थी, 2 की होती थी, वो मूर्ति खड़ी की, यानी 5 रथ मंदिरों का निर्माण, सेम रथ बना दिए। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के, यानी मूर्तियां कुछ शिव की थी और कुछ विष्णु की थी, ये ध्यान रखना। फिर देखो, अब आता है चालुक्य वंश। पल्लव वंश पूरा हो गया, चालुक्य छोटी छोटी हैं ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, तो पूछ सकता है पल्लव वंश पर टिप्पणी लिखिए, चालुक्य वंश पर टिप्पणी लिखिए, चोल वंश पर टिप्पणी, तो आपको सारा बढ़िया तरीके से, और मैं उम्मीद करूंगा पीछे बड़ा सारा याद करना है। अगर आपको 90% प्लस नंबर बनाने हैं तो इसको जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अध्ययन करना पड़ेगा। यानी टीचर का योगदान 40% होता है, 60% जो योगदान होता है बालक का होता है, खुद स्टूडेंट का होता है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो टीचर क्या पढ़ा दे। ठीक है, तो इस बात को गौर करना है आपको कि आपको बढ़िया तरीके से क्या पढ़ना है, क्या टीचर सिर्फ आपको दिशा दे सकते हैं, उस दिशा से आगे बढ़ना आपका काम है। अब देखो चालुक्य वंश। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान को छोड़कर 550 से लेकर 750 तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात था। अभी बताया था ना, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को हराया था, पीछे हम पढ़ के आए थे, इसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। उसने 608 में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कावेरी नदी। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की क्या की, स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का सबसे लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवंशी शासकों से क्या हुआ, संघर्ष हुआ। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया, यानी आपस में लड़ते थे। चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, ये सब वंश थे, आपस में जो ताकतवर होता था उस पर अधिकार कर लेता था, उसको हरा देता था। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर किया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया।
सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने जो विक्रांत के नाम से विख्यात था कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध विल्हण को संरक्षण प्रदान दिया। कविता विल्हण। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था, विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेश, ठीक है, वातापी के भी चालुक्य थे और कल्याणी के भी चालुक्य थे। नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। मिताक्षर को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता। प्रश्न आ जाए सीधा कि मिताक्षर ग्रंथ है वो किसने लिखा? मिताक्षर तो ये लिखा था विज्ञानेश्वर ने। और किसकी स्मृति, इसमें किसका? याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में चर्चा की गई है। एक पूछे विक्रमांक देव चरित्र ग्रंथ किसने लिखा? विल्हण ने। और विल्हण किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो ये तो सारे हमारे देश के वंश हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही आपस में लड़ते थे तो बाहर की जातियां आई, ठीक है, बाहरी आक्रमण हुआ, विदेशियों ने आक्रमण किया, हूण शक कुषाण इन्होंने। लेकिन क्या हुआ, आत्मसातीकरण का मतलब है वो हमारे भारत में तो आए आक्रमण करने, लेकिन भारत में ही रहकर शक हूण कुषाण हमारी भारतीय संस्कृति को अपना लिया। देखो कितनी बड़ी बात, यानी भारत के कुछ क्षेत्रों पर राज करने लगे और भारत की जो संस्कृति है ना, जैसे हमारे भारत के राजा करते हैं संस्कृति रिवाज, वैसे वो अपनाने लगे। कहने का मतलब बाहरी आक्रमण हुआ और वे जो वंश आए, जातियां आई, वो आत्मसातीकरण हमारी संस्कृति में घुल मिल गए। शक आए, देखो शक, अब इसे याद रखना, शक आए, शक हुआ। मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दरे से होकर, ये बोलन दरा पाकिस्तान में, दरा दो पहाड़ों के बीच जो संकरा मार्ग होता है ना, उसको दरा कहते हैं। लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें उन्हें शककुल यानी शककुल कहा गया। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है, शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कालांतर वे अवनति सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। धीरे धीरे भारत में विकास होता गया। तक्षशिला, ये तक्षशिला हमने पढ़ा था, गांधार जनपद की राजधानी है, पाकिस्तान में है। कि शक शासकों में मावेज व एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। तक्षशिला में पल्लवों द्वारा शक शक्ति का निराश किया गया। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। ये कुषाण एक जाति और थी। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक ज्ञात हैं। इन शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते। महाराष्ट्र के काठियावाड़, गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत और पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों में से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी आगे पढ़े थे ना पीछे, सातवाहन वंश। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णों को शहरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है, नहीं उनको नष्ट करने वाला कहा जाता है। उज्जैनी और काठियावाड़ा, ये उज्जैन है जो मध्य प्रदेश में है और काठियावाड़ा गुजरात में है। कि शक शासकों में चष्टन का नाम आता है जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया। चष्टन का पुत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में है, साबरमती नदी गुजरात में बहती है, मारवाड़ हमारे राजस्थान में है, सिंधु घाटी आज कुछ पाकिस्तान में, कुछ जम्मू कश्मीर में, उत्तरी कोंकण ये गोवा कर्नाटक के पास और विंध्यन पर्वत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। हूण एक जाति थी। हूण मध्य एशिया की एक बराबर जाति थी। आप देखा ना कई बार हमारे गेहूँ होती है उसमें भूण लग जाते हैं, भूण, बस याद रखना हूण ऐसी बर्बर जाती थी, अत्याचार करती थी, लूटपाट करती थी, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे, यानी ऐसी जाती थी लूटपाट करना, मारना काटना, तो दैत्य कहते थे। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ।
जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमन नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को, ठीक है। तो ये हमने हुण पढ़ लिया, बाकी हम जो भी चीज़ें आएगी ना उसको बाद में पढ़ेंगे। हुण आगे, क्योंकि सरदार ने गुप्त साम्राज्य को क्या यहाँ नष्ट कर दिया था, शक्ति क्षीण हो गई थी। अब आगे कुषाण और हुण की जो जितनी बातें रहेगी ना वो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो लास्ट हमारा पहले पार्ट का है, फिर कल से दूसरा पार्ट है शुरू हो जाएगा। तो ये सारे आपको पढ़ना है। पहले पार्ट को तो पूरा रट देना है, ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। हर एक टॉपिक जो समझ में नहीं है उसको लिख लेना, नोट्स बना बना के रफ कॉपी में लिख के याद करोगे ताकि दोबारा भूलो नहीं।